हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है ब्रिटिश पार्लियामेंट। आज हम इसके कंपोजिशन, इसके पावर और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पार्लियामेंट शब्द का क्या अर्थ है, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसकी गठन किन किन से मिलकर हुआ है, इसकी क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है क्यों उसको एक संसद संप्रभु संसद की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं और जानते हैं ब्रिटेन की संसद के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिश संसद है वो संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली और आकार में सबसे बड़ी व्यवस्थापिका है और इसे प्राय संसदों की जननी यानी मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहा जाता है। और इसकी अपनी कुछ यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये संप्रभु है, जबकि अन्य किसी देश में आपको विधायिका संप्रभु देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे जो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उसमें पॉपुलेशन के आधार पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, प्रतिनिधित्व दिया गया है। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड जो इसका दूसरा सदन है वो विश्व का सबसे ओल्डेस्ट सदन है, सबसे पुराना सदन है और सबसे पुराना वंशानुगत सदन है। इसमें जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से इंग्लैंड की अन्य राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ है, उसी प्रकार से इंग्लैंड की संसद भी अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंचने में कम से कम इसने 8 सदियों का समय लिया है ना। मतलब संसद का विकास जो हुआ है वो अपने आप बहुत धीरे धीरे हुआ है। इसकी जो शुरुआत है वो किंग जॉन के समय में मानी जाती है, जिसको मजबूर होकर 1215 के मैग्ना कार्टा को साइन करना पड़ा था। संसद जो शब्द है इसका इस्तेमाल सबसे पहले मॉडर्न अर्थों में 1265 में साइमन डी मोंटफोर्ड ने किया था। अब देखते हैं कि ये जो संसद, जो पार्लियामेंट शब्द हम यूज़ करते हैं उसका क्या अभिप्राय है। बेसिकली जो पार्लियामेंट शब्द है ये एक फ्रेंच शब्द से निकला है, जिसको पार्लियामेंट बुलाते हैं। इस शब्द का मतलब होता है टू स्पीक और टू टॉक, यानी कुछ बोलना, कुछ बातचीत करना। इसका मतलब संसद क्या है? संसद एक ऐसा मंच है जो मीटिंग, जहाँ पे डिस्कशन किया जाता है, मीटिंग की जाती है, बातचीत की जाती है ना। यानी बातचीत करने का एक मंच है, क्योंकि संसद में जो डिसीजन है वो वाद विवाद करके लिए जाते हैं, इसलिए व्यवस्थापिका को संसद बुलाया जाता है। संसद, ये जो पार्लियामेंट है इसके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। जैसा कि हमने देखा कि ब्रिटेन और भारत में इसको संसद बुलाते हैं, जापान में इसका नाम डाइट है, यूएस में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि वहाँ की जो विधायिका है उसको कांग्रेस बुलाते हैं। इसी प्रकार से इजराइल में इसका नाम नेसेट रखा गया है। इसी प्रकार के आपको कुछ अन्य नाम भी सुनने को मिलेंगे। तो फाइनली पार्लियामेंट क्या है? ब्रिटिश जो विधायिका है उसका नाम है पार्लियामेंट। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट किन किन के मिलने से बनती है। दोस्तों, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो अमेरिकन पार्लियामेंट की भांति द्विसदनात्मक है ना, बाई कैमरल है। तो इसमें 2 सदन होते हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कॉमन सदन जो कि लोअर हाउस या पॉपुलर हाउस के नाम से जाना जाता है, और दूसरा सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे अपर हाउस के नाम से या सेकंड सदन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसमें राजा या रानी भी यानी सम्राट भी शामिल होता है, वो भी पार्लियामेंट का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग क्यों है? क्योंकि संसद से जब भी कोई कानून बनेगा, जब तक राजा या रानी उस पर अपने हस्ताक्षर ना कर दे तब तक वो कानून का रूप नहीं लेता है। इसलिए जिस प्रकार भारतीय संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति है, इसी प्रकार से ब्रिटिश संसद का अभिन्न अंग वहाँ का सम्राट होता है। तो वहाँ की संसद किन 3 चीज़ों से मिलके बनी? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और क्राउन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसकी टोटल मेंबरशिप कितनी होती है। हाउस ऑफ कॉमन्स में बेसिकली टोटल 650 सदस्य होते हैं, जिनका इलेक्शन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाता है, और उसमें हर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जिसका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है वो इसमें
पार्टिसिपेट कर सकता है। इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर कोई व्यक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाने की इच्छा रखता है तो उसे ग्रेट ब्रिटेन का सिटीजन होना ज़रूरी है। उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसका नाम वहाँ की मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। नंबर ऑफ सेशंस की बात करें तो साल में इसका एक सेशन होना अनिवार्य है। भारत में बात करें तो भारत में संसद के वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है और दोनों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है। ब्रिटेन में एक ही सेशन होना अनिवार्य है। अगर हम कोरम की बात यानी गणपूर्ति की बात करें तो 40 मेंबर्स के प्रेजेंट होने पर हाउस ऑफ कॉमन्स की जो अधिवेशन है उसकी शुरुआत की जा सकती है। हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष को स्पीकर बुलाते हैं, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो ब्रिटिश स्पीकर है वो स्पीकर वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर की परंपरा वहाँ पर प्रचलित है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके दूसरे सदन को, जिसे हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। इसकी जो टोटल मेंबरशिप है, पहले ये फिक्स थी, पहले 612 बताई जाती थी, लेकिन अब जो इसकी सदस्य संख्या है वो निश्चित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो लॉर्ड्स थे, जो लाइफ पीयर्स थे, वो रिटायर कर गए और उसके बाद उनकी नियुक्ति जो है वो नहीं की गई है। तो फिलहाल इसकी जो मेंबरशिप है वो फिक्स नहीं है। हाँ, इसमें 4 प्रकार के लॉर्ड्स होते हैं। एक हेरेडिटरी लॉर्ड्स यानी वंशानुगत लॉर्ड्स, दूसरे लाइफ पीयर्स जो आजीवन इसके सदस्य रहते हैं, लेकिन इनके जो बच्चे हैं वो इनकी जगह स्थान ग्रहण नहीं करते, यानी ये हेरेडिटरी नहीं है। आजीवन तो हैं, हेरेडिटरी नहीं है। तीसरे पीपल्स पीयर्स या इंडिपेंडेंट पीयर्स, जो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर इसमें चुने जाते हैं। और चौथे हैं स्पिरिचुअल लॉर्ड या आध्यात्मिक लॉर्ड। इसका भी वर्ष में एक सेशन होना ज़रूरी है और ये परमानेंट सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। और ना ही जो, जैसे हमने अमेरिका में देखा था कि किस प्रकार से जो अमेरिकन सीनेट है या अमेरिकन सीनेट है या जो इंडियन वो इंडियन जो उच्च सदन है, राज्यसभा, इनमें जिस प्रकार से 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें किस किस प्रकार के पीयर, कुछ लाइफ पीयर्स हैं, कुछ हेरेडिटरी पीयर्स हैं। तो ये क्योंकि आजीवन सदस्य रहते हैं, इसलिए इनका ऐसा कोई रोटेशन नहीं है। हाँ, ये परमानेंट सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। कोरम की अगर बात करें तो मैक्सिमम 3 मेंबर्स के प्रेजेंट रहने पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कार्रवाई शुरू की जाती है, लेकिन अगर इसे कोई बिल पास करना है तो कम से कम 30 लॉर्ड्स की उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं कि ये दोनों सदन मिलकर जब पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं तो वो पार्लियामेंट किस किस प्रकार के काम करती है। ये कुछ विधायी काम करती है, कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है, कुछ फाइनेंशियल काम करती है, कुछ चुनाव से संबंधित काम करती है, इसके अलावा भी कुछ काम करती है। तो आइए इनको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स को देखते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिश संसद है वो देश की व्यवस्थापिका है, यानी उसका मेन काम क्या है, कानून बनाना है। और वहाँ की जो संसद है वो किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है, कानूनों में मनचाहे संशोधन कर सकती है, वो जब चाहे किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। इवन संसद के जो कानून हैं वो विदेशों में घटित घटनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं और वे सारे के सारे सभी के लिए मान्य हैं। देश का कोई भी न्यायालय संसद के किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता है। 1911 और 1949 के जो संसदीय अधिनियम आए हैं, उनके फलस्वरूप जो लोक सभा है वो वास्तव में एक अदना सदन, एक गौण सदन बनकर रह गया है। अब वो कॉमन सदन के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं कर सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद का अभिप्राय बेसिकली हम
ब्रिटिश कॉमन सदन से ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं उनमें से 90% जो बिल हैं वो कॉमन सदन में ही प्रारंभ होते हैं। और जहाँ तक संसद के द्वारा जो पारित विधेयक हैं उन पर सम्राट की स्वीकृति की बात है तो वो मात्र औपचारिकता भर है। पिछले 250 सालों में सम्राट ने किसी भी विधेयक को अनुमति देने से इनकार नहीं किया है। अगर मैं ऑर्डिनरी बिल की बात करूं तो या फाइनेंशियल बिल की बात करूं तो लॉर्ड सदन केवल और केवल एक देरी पैदा करने वाला सदन है। वो कॉमन सदन के द्वारा पारित बिल में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता है। ऑर्डिनरी मामले में ये केवल 1 वर्ष तक की देरी पैदा कर सकता है। तो ये थी विधायी शक्तियाँ। आइए जानते हैं कि कार्यपालिका पर कंट्रोल यानी कार्यकारी शक्तियों में ब्रिटिश संसद की भूमिका किस प्रकार की होती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। और संसदीय प्रणाली में संसद का एक महत्वपूर्ण काम ये भी होता है कि वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखे। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से निम्न सदन या कॉमन सदन के प्रति उत्तरदायी है। जो कॉमन सदन है वो मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकता है, वो उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, कॉल अटेंशन मोशन, कट मोशन, इस तरीके के मोशन ला सकता है। और इसके अलावा वो जो है आप देखोगे कि कई बार इन चीज़ों का इस्तेमाल करके कॉमन सदन ने सरकारें गिराई हैं। आप देखोगे कि जो कॉमन सदन है उसमें जिस दल का बहुमत होता है उस दल के जो नेता हैं वो कोशिश करते हैं कि उनकी सरकार बनी रहे, जबकि जो अपोजिट पार्टी है वो कोशिश करती है कि सामने वाले को उत्तरदायी बनाए रखे, उससे टाइम टू टाइम सवाल पूछे। तो कॉमन सदन जो है वो मंत्रिमंडल को मजबूर कर सकती है कि सदन में को जो भी जानकारी चाहे सरकार उसे वो जानकारी प्रदान करे। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश संसद है, स्पेशली ब्रिटिश संसद का निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो वहाँ की कार्यपालिका और प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। इसकी तीसरी शक्ति है फाइनेंशियल पावर्स यानी वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों के मामले में हम कह सकते हैं कि संसद का वित्त के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। यहाँ पे भी हम अगर दोनों सदनों की शक्तियों को अलग अलग करके देखें तो पाएंगे कि वित्त के मामले में जो निम्न सदन है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, वो ज़्यादा प्रभावी है। क्यों? क्योंकि जो मनी बिल है या जो बजट है वो केवल और केवल हाउस ऑफ कॉमन्स में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वो जैसे चाहे उनको पास कर सकती है। यहाँ से पास होने के बाद जो बिल है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन उन संशोधनों को मानना या ना मानना हाउस ऑफ कॉमन्स के ऊपर निर्भर करता है। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो इसमें केवल और केवल ऐसे बिल को अपने पास 1 महीने के लिए रख सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वित्त के मामले में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है केवल 1 महीने की देरी पैदा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, यानी वहाँ के वित्त पर हाउस ऑफ कॉमन्स का पूरा नियंत्रण है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स क्या है। जैसे हमने जब अमेरिका का संविधान पढ़ा था तो देखा था कि किस प्रकार से संविधान में संशोधन की शक्तियां भी विधायिका के पास होती हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो इंग्लैंड है वहाँ का संविधान लिखित नहीं है, इसीलिए वहाँ पर किसी साधारण कानून या संसदीय कानून के बीच में कोई भी अंतर नहीं होता है। पार्लियामेंट जो भी कानून पास करती है उसे ही ब्रिटेन का जो एक तरीके से कह सकते हैं संविधान माना जाता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि लिखित संविधान ना होने की वजह से भी वहाँ की जो संसद है वो सर्वोच्च है, वो कोई भी कानून पास कर सकती है, उसके ऊपर लिखित संविधान जैसी कोई बंधन नहीं है। जुडिशियल पावर्स या न्यायिक शक्तियों की बात करें तो हम पाएंगे कि
2005 का जो एक्ट पास हुआ, जिसके अंतर्गत 2009 में ब्रिटेन में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई है। इससे पूर्व ब्रिटेन में कोई सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था नहीं होती थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो ऊपरी सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वही ब्रिटेन के हाईएस्ट कोर्ट के तौर पर काम करता था। इसके अलावा जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, अभी क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है, तो उस सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको किस प्रकार से हटाना है, उसके लिए एक इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग होती है। ये इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जो है वो संसद में ही होती है। इसके अलावा आप देखोगे कि कई बार जो संसद के मेंबर्स को जो विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, अगर कोई व्यक्ति इनका भी उल्लंघन करता है तो उस मामले में भी निर्णय लेने का अधिकार संसद को होता है। वो ऐसे व्यक्ति को दंडित कर सकती है। तो ये थी ब्रिटिश संसद की जुडिशियल पावर्स। इसके अलावा उसके पास कुछ इलेक्टोरल फंक्शंस भी होते हैं, यानी वो अपने में से कुछ सदस्यों का चुनाव भी करते हैं। अब ये चुनाव किस किस का करते हैं? जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो चुनाव है वो अपने सदस्यों में से ही करते हैं। यहाँ हमें ध्यान देना है कि जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड का जो अध्यक्ष है, उसका चुनाव भारत में जिस प्रकार से राज्यसभा के जो सभापति हैं वो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, इसी प्रकार से जो यूएस है वहाँ पे भी सीनेट के जो पदेन सभापति है वो वहाँ के उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसके पदेन सभापति के तौर पर किसी प्रकार के उपराष्ट्रपति पद की योग्यता नहीं है, यानी ऐसा कोई प्रोविजन वहाँ पर नहीं है। इसके अलावा आइए एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो केवल देरी पैदा कर सकता है, या कुछ मामलों में उसको अधिकार ही नहीं है। इवन उसको कुछ स्पेसिफिक शक्तियां थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के तौर पर काम करता था, लेकिन 2005 के अधिनियम के बाद उससे ये शक्तियां भी छीन ली गई हैं। यानी कुल मिलाकर वो एक द्वितीयक सदन बनकर रह गया है, उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियां नहीं है। तो आखिर ऐसे कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च बन जाती है, वो सोवरेन बन जाती है? तो सबसे पहला कारण तो ये है कि वहाँ का संविधान लिखित नहीं है। लिखित संविधान ना होने की वजह से वहाँ की संसद जैसा चाहे वैसा कानून पास कर देती है, और उसके ऊपर किसी प्रकार का संसद या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संविधान की सुप्रीमेसी वाला कानून लागू नहीं होता। इसके अलावा वहाँ का संविधान फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि जो संसद कानून बना दे वही संविधान का हिस्सा मान लिया जाता है, तो संविधान में संशोधन के लिए उन्हें कोई खास एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। इसके अलावा क्योंकि वहाँ पर न्यायिक समीक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं है, जुडिशियल रिव्यू जैसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसे में ब्रिटेन की संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं वो सही समझे जाते हैं, और कोई भी जो न्यायपालिका है वो उन्हें अवैध घोषित नहीं कर सकती। इसके अलावा वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास है। वहाँ राज्यों में अलग से विधायिकाएं नहीं हैं। इस वजह से भी वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन हो जाती है, वो सर्वोच्च हो जाती है, वो एक तरीके से निरंकुश हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस वजह से भी जो पार्लियामेंट है वो सोवरेनिटी को एंजॉय करती है। तो इसके अंत में हम इतना ही कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सर्वोच्चता का अनुभव करती है, वो एक तरीके से सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करते हैं, ये इसकी सबसे खास विशेषता है। और इसमें राजा के अलावा, मतलब वहाँ का जो क्राउन है उसके अलावा दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी इन तीनों से मिलकर बनती है। और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि डी लोमे ने यहाँ तक कहा है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है दैट कैन डू एनीथिंग, दैट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट टू मेक अ वुमन अ मैन एंड अ मैन अ वुमन। यानी एक एक मर्द को औरत और एक औरत को मर्द बनाने के अलावा वहाँ की संसद जो है वो कुछ भी कर सकती है। आइए जानते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा।
सबसे पहले हमने शुरुआत की, इंग्लैंड को क्यों मदरलैंड ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम बुलाया जाता है, उसके कुछ फीचर्स को देखा। उसके बाद फिर हमने पार्लियामेंट शब्द के मीनिंग को जाना और जाना कि डिफरेंट कंट्रीज में इसे, जो केंद्रीय विधायिका हाउस है, किन किन नामों से बुलाया जाता है। इसके बाद हमने ब्रिटिश संसद की रचना देखी, यानी उसका कॉम्पोजिशन देखा कि वो किन किन से मिलकर बनती है। इसके बाद हमने इसके दोनों सदनों की टोटल मेंबरशिप, मेथड ऑफ इलेक्शन, उनकी योग्यताएं, उनका कार्यकाल, वो कितने सेशन उनको एक साल में करने अनिवार्य हैं, उनकी क्या गणपूर्ति है, कौन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, इनके बारे में जाना। इसके बाद हमने एक एक करके इसके फंक्शंस एंड रोल्स को जाना, उसमें विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, संवैधानिक शक्तियों, न्यायिक शक्तियों, चुनाव संबंधी शक्तियों को देखा। और उसके बाद फिर हमने जाना कि आखिर ऐसे कौन से कारक हैं जो वहाँ की पार्लियामेंट को सर्वोच्च बनाते हैं, सोवरेन बनाते हैं, संप्रभु बनाते हैं। फाइनली हमने अपने लेक्चर को कंक्लूड किया। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नमस्कार।